अजीम और शान शहंशाह, अजीम और शान शहंशाह, फरमान। अगर मुगल भारत नहीं आते तो हिंदुस्तान कैसा होता? क्या हिंदुस्तान ने मुगलों की गुलामी को सहा है या मुगलों ने भारत को सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से समृद्ध बनाने का काम भी किया है? अगर बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पाता तो क्या भारत में किसी हिंदू सम्राट का राज होता? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। मुगलों के भारत आने की कहानी बाबर की महत्वाकांक्षाओं के साथ शुरू हुई थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी से रिश्ते खराब होने की वजह से दौलत खान ने भी बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। बाबर एक जबरदस्त मिलिट्री जनरल था। वो चंगेज खान और तैमूर जैसे कॉन्करर्स का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 12 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था। 14 साल की उम्र में ही उसने एक दूसरे शहर पर भी कब्जा कर लिया था। लड़ते और जीतते हुए वो अब भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। अब उसका मकसद भारत पर कब्जा करना था। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वो भी दूसरे बहुत से आक्रमणकारियों नादिर शाह, अब्दाली और तैमूर की तरह ही भारत को लूटने और जीतने के इरादे से आया था। लेकिन भारत की खुशहाली और समृद्धि को देखकर उसने भारत में ही रहने का निर्णय किया। मुगलों ने भारत पर 300 सालों तक राज किया और उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में उनका बहुत योगदान रहा है। 1526 में बाबर से शुरू होकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और 1707 में औरंगजेब तक भारत में मुगल राज पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुका था। उस समय के हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। जब भारत में मुगल राज की शुरुआत हुई थी उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन सभी रियासतों में आपस में संघर्ष चलते रहते थे क्योंकि ये सभी रियासतें आज के भारत की तरह एक सूत्र में नहीं बंधी थी, जिसका फायदा उठाकर भारत पर समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी हमले करते रहते थे। इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुगलों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उस समय भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया था तो वो मुगल ही थे। पूरे भारत को एक करने के बाद भारत पहले की अपेक्षा बाहरी आक्रमणकारियों से अधिक सुरक्षित हो चुका था। लेकिन भारत को एक सूत्र में पिरोने का लक्ष्य आसान नहीं था, क्योंकि इसे आप मुगलों की महत्वाकांक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। भारतीय रियासतों के लिए मुगलों के अधीन हो जाना स्वैच्छिक नहीं था। दक्षिण में मराठा, उत्तर में सिख और राजपूतों ने मुगलों का डट कर मुकाबला किया। मुगलों ने अपने दुश्मनों को कुचलने का काम जारी रखा। उन्होंने डर और भय से भी शासन चलाने की परंपरा शुरू की। इसी के चलते कुछ राजपूतों ने संघर्ष का मार्ग न चुनकर मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। बहुत से मुगलों ने भारतीय राजाओं के साथ संधियां करने के लिए उनके परिवारों की लड़कियों के साथ शादियां की। 1857 की क्रांति में भी राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ अपने पारिवारिक संबंधों के चलते ही कमजोर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह मानकर उसके साथ उस क्रांति में भाग लिया था। मुगल भारत में आए जरूर आक्रमणकारियों की तरह थे, लेकिन बाद में वो भारत में भारतीय बनकर ही रहे। उन्होंने अपनी पहचान को भारत की परंपराओं और संस्कृति के साथ इस तरह से मिला लिया जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अकबर और उसके बाद के सभी मुगल शासक भारत की जमीन पर ही पैदा हुए थे। यही नहीं, बहुत से मुगलों की माताएं राजपूत स्त्रियां भी थी। इसीलिए मुगलों को विदेशी कहना और उन्हें भारतीय ना मानना सही नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आए होते तो हो सकता है कि भारत आज बहुत से छोटे छोटे देशों में बटा होता। मुगलों ने भारत को एकजुट करने का काम किया था। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आज केंद्र की तरफ से राज्यों से जीएसटी इकट्ठा किया जाता है और बाद में राज्यों को दिया जाता है। इससे केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बढ़ जाता है और सभी राज्य एकजुट रहते हैं। मुगल शासकों के साथ कुछ दूसरे राजाओं की बहुत सी कड़वी यादें भी जुड़ी हैं। जहां औरंगजेब के समय में धर्म परिवर्तन की कहानियां और हिंदू और सिखों पर अत्याचार ने मुगल शासकों के प्रति नफरत को बढ़ाया, वहीं अकबर जैसे मुगल शासकों ने रामायण और महाभारत के दूसरी भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा भी दिया। अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर
एक धर्म बनाया था जिसे दीन इलाही कहा जाता था, जिससे अकबर ने सभी धर्मों के साथ सौहार्द बनाने और नफरत को कम करने की कोशिश की थी। दारा सुकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया ताकि मुस्लिम स्कॉलर्स भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकें। फारसी में अनुवाद किए गए उपनिषदों को सिरे अकबर यानी द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री भी कहा जाता है। फारसी में अनुवाद किए गए इन उपनिषदों को बर्नियर के द्वारा फ्रांस ले जाया गया, जिन्हें बाद में एंक्वेटेल डेपेरन ने फ्रेंच और लैटिन में ट्रांसलेट किया। इसके बाद लैटिन भाषा में अनुवाद किए गए उपनिषद जर्मन फिलोसफर स्कोफेन्योर के पास पहुंच गए, जो इनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने इन्हें द सोलेस ऑफ हिज लाइफ कहा। इस तरह यूरोपियन विचारकों में भी पोस्ट वैदिक संस्कृत साहित्य को लेकर रुचि बढ़ी। इस तरह से कुछ मुगल शासकों ने सभी धर्मों का सम्मान किया, तो औरंगजेब जैसे कुछ कट्टर शासकों ने मुगल साम्राज्य की एक दूसरी ही छवि पेश की। औरंगजेब के किए गए कामों को आधार बनाकर आज भी हिंदू और मुसलमान धर्म के सामान्य लोगों में नफरत का जहर घोला जाता है। इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आए होते तो भारत में हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द को आसानी से नहीं बिगाड़ा जा सकता था, क्योंकि मुगलों के भारत में आने से पहले भी हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, मुगलों के बारे में और जानने से पहले आइए आपको मुगल शब्द के बारे में बताते हैं। मुगल शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसे मंगोल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी। इसी जनजाति के नाम पर आज के मंगोलिया देश का नाम पड़ा है। मुगलों ने भारत की समृद्धि के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया था। भारत इतने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बावजूद दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, और एक समय ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। व्यापार को बढ़ाने में मुगलों का अहम योगदान रहा है। मुगलों ने भारत में ट्रेड को बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, नदियों और समुद्र में जहाज चलवाए, साथ ही बड़ी बड़ी बंदरगाहों का निर्माण भी करवाया गया। ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत से बेकार के टैक्सेस को खत्म किया गया, जिससे उस समय भारत के बने हुए सामान, जिनमें कॉटन का कपड़ा, नमक, मसाले, सिल्क और वुलन के कपड़े भारत से बाहर एक्सपोर्ट किए जाने लगे, जिससे भारत में रह रहे हिंदू धर्म के लोगों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू व्यापारियों के हाथ में ही था, जिससे व्यापार के बढ़ने से हिंदुओं की समृद्धि हो रही थी। हालांकि बहुत बड़े बड़े सैन्य और प्रशासनिक पदों पर मुस्लिम ही काबिज थे। मुगल बादशाह अकबर के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व की वजह से व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला था। बादशाह अकबर ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बहुत छूट दी। इसी छूट का बाद में अंग्रेजों ने गलत फायदा उठाया और इसे मुगलों और भारत के खिलाफ हथियार की तरह से इस्तेमाल किया। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मुगल साम्राज्य अपने शबाब पर था। उस समय मुगल दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर शासक थे। मुगलों की शानो शौकत को देखकर 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने कहा था, दुनिया के हर कोने से सोना और चांदी हिंदुस्तान में आ गए हैं। उस समय मुगल सल्तनत का सबसे अमीर होने का कारण पूरे भारत से इकट्ठा किए जाने वाला कर था। उस समय में लोगों को कृषि, पानी और यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी कर देना पड़ता था। हालांकि अकबर ने धर्म के नाम पर लिए जाने वाले टैक्स यानी जजिया कर को खत्म कर दिया था। भारत में सामान्य जन में यह धारणा है कि मुगलों ने भारत को लूटा, लेकिन भारत में असली लूट अंग्रेजों ने मचाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर अधिकार जमाने के बाद 1870 में भारत की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी का 12.25% ही रह गई थी, जबकि सन 1700 में भारत 24.44% के साथ विश्व में पहले नंबर पर था। इस तरह मुगल शासन में भारत धन के मामले में पूरे विश्व में पहले नंबर पर था। हालांकि 1000 AD तक ही भारत दुनिया में सबसे अमीर था और पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का शेयर 28.9% था, लेकिन उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर नहीं के बराबर थी। मुगल काल में इस अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली थी। मुगलों ने भारत में बहुत निवेश किया था। उन्होंने भारत में बहुत से स्मारकों में बहुत धन लगाया। अगर मुगल भारत में नहीं आए होते तो शायद 2019 में ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर भारत की जीडीपी में 108.3 बिलियन $US का सहयोग नहीं कर पाता। मुगलों के द्वारा बनाए गए मीनारों और दूसरे स्मारकों को देखने के लिए हर साल लाखों लोग भारत आते हैं।
जिससे भारत को बहुत जॉब्स और धन का लाभ होता है। प्यार की निशानी ताजमहल की चर्चा दुनिया के हर कोने में होती है, जिसे 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब भी कोई बड़े देश का मेहमान भारत आता है तो वो ताजमहल को देखने के लिए जरूर पहुंचता है। ताजमहल भारत में देशी विदेशी सैलानियों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थान है। भारत सरकार ने लोकसभा में माना कि ताजमहल की सालाना औसतन टिकट बिक्री की कीमत 21 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से 10 करोड़ की कमाई होती है। साथ ही शाहजहां के द्वारा बनवाए गए लाल किले और हुमायूं के मकबरे से भी 6 करोड़ की कमाई होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आए होते तो भारत के पास लाल किला, आगरा का किला और दुनिया भर में प्रसिद्ध ताजमहल नहीं होते। मुगलों ने कला और शिल्प में भी अपना बहुत योगदान दिया था, फिर चाहे वो शानदार पेंटिंग्स की बात हो या फिर बुनाई और दूसरे मेटल वर्क्स हों। ब्रिटिश और इंडियन म्यूजियम्स में रखे मुगल काल के हीरे, पेंटिंग्स, कला और शिल्प से जुड़ी चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि मुगलों ने इस क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया था। मुगलों ने भारत को खाने के कई व्यंजनों से भी परिचित करवाया, जिसमें बिरयानी, कीमा और कबाब जैसे व्यंजन लोगों के पसंदीदा हैं। यही नहीं, मुगलों ने भारत को लड़ने वाले नए हथियारों से भी अवगत करवाया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने भारत में पहली बार किसी जंग में तोपों का इस्तेमाल किया था। इस तरह मुगलों ने भारत को नए हथियारों और रणनीतियों से अवगत करवाया था। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा हथियार बनाए जाते थे और भारत से दुनिया भर के देशों में सप्लाई किए जाते थे। तो दोस्तों, मुगलों ने भारत को बहुत समृद्ध करने का काम किया था। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने असल में भारत को लूटने का काम किया। अंग्रेजों ने भारत में इतनी लूट मचाई जितनी पहले इतिहास में किसी ने नहीं मचाई होगी। अंग्रेज भारत से बहुत कुछ लूट कर ले गए, जिनमें कोहिनूर जैसे हीरे भी शामिल हैं। कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुगल अगर भारत ना आए होते तो जरूरी नहीं है कि भारत पर किसी हिंदू राजा का अधिकार होता। हो सकता है कि भारत अलग अलग रियासतों में बटा होता और अंग्रेज आसानी से भारत पर कब्जा कर लेते। लेकिन उस समय के हिसाब से रियासतों ने जो भी किया वो उनके लिए सबसे सही कदम थे, चाहे वो शिवाजी महाराज का सपना हो या फिर सिख साम्राज्य के विकास का सपना। लेकिन आज के समय में हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा, क्योंकि आज संविधान के हिसाब से हम सब भारतीय हैं और सबको समान अधिकार प्राप्त है। इतिहास की किताबों से कुछ चैप्टर्स हटा देने से इतिहास बदला नहीं जा सकता। इतिहास के सभी पहलुओं को समझना और जानना सबके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।